गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। एक बार सभी बता देंगे सभी कैसे हैं। देखो, संडे के दिन की क्लास नहीं हो पाई थी, रिवीजन नहीं हो पाया था, उसके लिए सॉरी मेरे भाई, है ना। चलो आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम क्या करेंगे, आज हम थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे और थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे, ठीक है। आज हम जो पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक होगा हमारा, वो होगा लिंग गुणसूत्र। क्या होगा? लिंग गुणसूत्र, ठीक है। मतलब कि सेक्स, ठीक है। सेक्स का मतलब लिंग और जीन का मतलब क्या है? गुणसूत्र। मतलब कि एक ऐसा गुणसूत्र। अब लिंग गुणसूत्र क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। एक बार सभी बता देंगे, एक बार सभी कैसे हैं। चलो, एक बार सभी बता देंगे सभी कैसे हैं, जल्दी बता देंगे एक बार, ठीक है। एक मिनट। देखो मेरे भाई, आज हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? लिंग गुणसूत्र की। किसकी करेंगे? लिंग गुणसूत्र की। सॉरी भाई, कॉल आ गया था एक, है ना। चलो कोई बात नहीं, अभी पहले ही निमेट दिया अपन ने। लिंग गुणसूत्र की बात करेंगे। अच्छा, लिंग गुणसूत्र होता क्या है? लिंग गुणसूत्र एक ऐसा गुणसूत्र होता है। पहली बात तो यह कि मानव में होते कितने गुणसूत्र हैं, तो मेरे भाई यहां होते हैं 23 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी का मतलब है कि हमारे पास गुणसूत्र कितने होंगे? जोड़ी का मतलब है 2, तो 23 में कितने हो जाएंगे? 46। कितने हो जाएंगे? 46। अगर वो पूछे मानव में गुणसूत्रों की संख्या, तो हम बताएंगे कितने हैं मेरे भाई? कितने हैं? 46। अगर वो पूछे कि मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो हम बताएंगे 23। क्या बताएंगे? 23। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, अगर वो पूछे कि मानव में लिंग गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, तो हम बोलेंगे 1 जोड़ी। कितने जोड़ी? 1 जोड़ी। अच्छा, जो शरीर के लिए गुणसूत्र होते हैं, मतलब शरीर के निर्माण के लिए जो गुणसूत्र होते हैं, वो कितने होते हैं? तो हम बताएंगे 22 जोड़ी। कितने जोड़ी? 22 जोड़ी। एक जोड़े में 2, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, वो होते क्या है भाई? माता पिता के प्रतिरूप ही होते हैं। एक तरीके से माता पिता के जो गुणसूत्र होते हैं, उन्हीं का प्रतिरूप होता है। प्रतिरूप का मतलब क्या है? उनकी ही फोटोकॉपी होता है। क्या होता है? उनकी ही फोटोकॉपी। तो आज हम लिंग गुणसूत्र के बारे में बात करेंगे और ये पता करेंगे कि बच्चा होगा या बच्ची, ये कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी बात, कितने प्रतिशत चांस है कि लड़का होगा या लड़की होगी, इन चीजों पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। चलो, अब हम पहले थोड़ा सा इसका रिवीजन करते हैं स्पीड से। चलो देखो, हमारा चैप्टर 8वां चल रहा है, हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता। 1-2 दिन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अनुवांशिकी, जेनेटिक्स, जीव विज्ञान की वैशाखा, जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? किसका अध्ययन करते हैं मेरे भाई? अनुवांशिकता का, तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। अच्छा, अनुवांशिकता क्या है कि जो माता पिता होते हैं, उनके मतलब उनके जो गुण हैं, वो हमारे क्या आ जाते हैं? हमारे अंदर आ जाते हैं। तो जनकों से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों को संचरण, मतलब कि हमारे माता पिता से हमारे अंदर आए, फिर हमारे अंदर से हमारे बच्चों में जाएंगे। मतलब कि जो गुण है उनका क्या हो रहा है? संचरण हो रहा है, ठीक है। तो अनुवांशिकता कहलाता है। उदाहरण के लिए, एक जनक मेंढक की पीढ़ी, मतलब अगली पीढ़ी मेंढक की होती है, मटर के बीज से मटर का पौधा ही उत्पन्न होता है। और इसी प्रकार मनुष्य में भी माता पिता से उनकी सभी संतानें, अर्थात मानव ही पैदा होते हैं, ठीक है। मतलब भाई बच्चा अगर मान लो मेंढक है, तो मेंढक ही उत्पन्न होगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी मेंढक से गाय उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो, विभिन्नता की बात करते हैं, इनइक्विलिटी की। विभिन्नता जीव के ऐसे गुण हैं, विभिन्नता जीव के ऐसे गुण हैं जो अपने जन को अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के शारीरिक अभिकल्प, मतलब कि डिजाइन एवं डीएनए में अंतर को बताता है, विभिन्नता कहलाता है। क्या होता है मेरे भाई? क्या वो बताएगा? ये विभिन्नता को बताएगा। किसको बताएगा? विभिन्नता को बताएगा। क्लियर दिख रहा है सभी को? सभी को क्लियर दिख रहा है? क्या बताएंगे? हाँ, सभी को क्लियर दिख रहा है या नहीं? चलो ठीक है, क्लियर दिख रहा है। अब देखो मेरे भाई, क्या कहलाता है विभिन्नता? विभिन्नता के प्रकार, शारीरिक कोशिका विभिन्नता और जनन कोशिका विभिन्नता। यह शारीरिक कोशिका में आती है और यह जनन कोशिका में आती है, ठीक है। जो ये विभिन्नता आएगी, शारीरिक कोशिका विभिन्नता, वो किस में आएगी? शारीरिक कोशिका में आएगी। ये किस में आएगी? जनन कोशिका में आएगी। यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती, यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। यह जैव विकास में सहायक नहीं है, यह जैव विकास में सहायक है। इन्हें क्या कहा जाता है? उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है, इन्हें आनुवंशिक लक्षण भी कहा जाता है।
उदाहरण देखेंगे, कान में छेद करना, कुत्तों में पूंछ काटना आदि। उदाहरण मानव के बालों का रंग, मानव शरीर की लंबाई आदि। ठीक है, मतलब कि कान में छेद कर दिया, मान लो मैंने मेरे कान में छेद करवा लिया। अब ऐसा थोड़ी है कि जब मेरे बच्चे होंगे तो उनके कान में छेद आएगा, नहीं आएगा, तो ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं हुआ। ठीक है, दूसरी बात, ये लक्षण क्या आनुवांशिकता का, आनुवांशिकता का मतलब है कि हमारे माता पिता से हमको मिला था क्या, अगर नहीं मिला तो वो है उपार्जित लक्षण, और अगर मिल गया है, अगर हमारे माता पिता से हमारे अंदर आया है तो उसको बोलेंगे आनुवांशिक लक्षण। ये आनुवांशिक लक्षण में डिपेंड करता है हमारी लंबाई। तुमने देखा होगा, मैंने तुम्हें बार बार बताया है, पिछली कक्षाओं में बताया है, क्या बताया है मैंने तुम्हें कि हमारी जो लंबाई है वो या तो माता पर डिपेंड कर रही है या पिता पर डिपेंड कर रही है। बताया था मैंने कि भाई तुम्हारी जो हाइट है वो या तो माता के बराबर होगी या पिता के बराबर होगी, ये चीज मैंने तुम्हें बताई है। हाँ गुरुजी बताई है। आगे देखेंगे, स्पीसीज के अस्तित्व के लिए विभिन्नताओं का महत्व। देखो रिवीजन करा रहा हूं अभी, है ना भाई। चलो, स्पीसीज के अस्तित्व के लिए विभिन्नताओं का महत्व। किसी भी स्पीसीज में कुछ विभिन्नताएं उन्हें अपने जनकों से मिली होती है। किससे मिली होती है? अपने जनकों से मिली होती है। जबकि कुछ विभिन्नताएं उनमें विशिष्ट होती है। क्या होती है उनमें? विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब है स्पेशल होती है, जो कई बार विशेष परिस्थितियों में उन्हें क्या बनाती है मेरे भाई? उन्हें विशिष्ट बनाती है। प्रकृति की विविधता के आधार पर इन विभिन्नताओं से स्पीसीज को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। जैसे क्या क्या? किसी जीवाणु की कुछ स्पीसीज में उष्ण ताप को सहन करने की क्षमता है। यदि किसी कारणवश उसके पर्यावरण में उष्णता बढ़ जाती है तो इसकी सबसे अधिक संभावना है कि वह स्पीसीज अपने अस्तित्व को अधिक गर्मी से बचा लेगा। मैंने तुम्हें बताया, जब मैंने उदाहरण दिया था तुम्हें जंगली भैंसे का, कि भाई जो मतलब जो हिमालय में जो जंगली भैंसा रहता है उसको अपन यहाँ अगर मरुस्थल में ला दे तो वो जीवित रह पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उनके जीन में क्या है कि भाई उनके अंदर एक ऐसी क्षमता है, एक स्पेशल है वो इस चीज के लिए कि वो सर्दी को सहन कर सकते हैं। अगर मान लो कि वहां पे 0 डिग्री टेम्परेचर है, कितने डिग्री टेम्परेचर है? 0 डिग्री, और अगर मान लो गलती से -2 हो गया, टेम्परेचर कितना हो गया? -2, तो वो वाला जंगली भैंसा जो है वो क्या कर पाएगा? उस चीज को सहन कर लेगा। लेकिन अगर उसी जंगली भैंसे को अपन अगर मरुस्थल में ला दे तो मरुस्थल में कितना टेम्परेचर तुम्हें पता है? कई बार गर्मियों में तो मतलब 55 डिग्री भी पहुंच जाता है, 50 डिग्री तो प्लस ही रहता है। ठीक है, ठीक है, तो अब वो जिंदा रह पाएगा क्या? तुम बोलोगे नहीं सर वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस चीज के लिए स्पेशली तैयार नहीं किया गया है, उसके जीन में ऐसी कोई विशेषता नहीं है। ठीक है, और ना ही वह उस वातावरण के अनुकूल है, इसलिए उसकी क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। तो इसने यही बोला कि कुछ विशेषताएं, कुछ विभिन्नताएं तो जो होती है वो हमारे अंदर क्या होती है? जनकों से आती है, मतलब हमारे माता पिता से आती है। लेकिन कुछ स्पेशलिटी ऐसी होती है, कुछ विशेषताएं ऐसी होती है जो क्या होती है? क्या होती है मेरे भाई? उन्हें विभिन्नताओं से मिलती है। कोई क्या मिलती है? मतलब प्रकृति की विविधता के आधार पर इन विभिन्नताओं से स्पीसीज को विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं। तो किससे मिलती है ये बाकी की विभिन्नताएं? प्रकृति से मिलती है। किससे मिलती है? प्रकृति से। अच्छा आगे देखते हैं, लक्षणों की बात करें, प्रभावी लक्षण। माता पिता के वे वंशानुगत लक्षण जो संतान में दिखाई देते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मेंडल के प्रयोग में लंबे पौधे का टी लक्षण, लंबे पौधे का कौन सा लक्षण? टी लक्षण, कैपिटल टी वाला। कैपिटल टी का मतलब बड़ा टी। लक्षण क्या है? प्रभावी लक्षण है, जो अगली पीढ़ी F1 में भी दिखाई देता है। अप्रभावी लक्षण की बात करें तो माता पिता से आए वे वंशानुगत लक्षण जो संतान में छिपे हुए होते हैं अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो प्रभावी लक्षण का मतलब जो दिख जाते हैं, ठीक है, जो दिख जाएंगे वो होंगे प्रभावी लक्षण, और जो छुप जाएंगे वो होंगे अप्रभावी लक्षण। अच्छा, लक्षणों में 2 तरीके की बात करेंगे हम, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब क्या है? जीनोटाइप जीनों का एक समूह है जो किसी एक विशिष्ट लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। यह एक आनुवंशिक सूचना होती है जो कोशिकाओं में होती है। कहां होती है? पहली बात तो कोशिकाओं में, तथा यह जीव में हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। यह 2 जेनेटिक तत्वों के भीतर निहित सूचनाएं होती है जिन्हें निरीक्षण के द्वारा देखा नहीं जा सकता, ठीक है, बल्कि जैविक प्रयोगों द्वारा पता लगाया जाता है। ये सूचनाएं वंशानुगत लक्षण होती है जो माता पिता से अगली पीढ़ी में आती है। कहां से आती है? माता पिता से अगली पीढ़ी में आती है। देखो ध्यान से समझेंगे, जीनोटाइप का मतलब क्या है? एक ऐसे लक्षण जो जीन में होंगे। कैसे होंगे? जीन में, मतलब हमें दिखाई नहीं देंगे, हमें दिखाई नहीं देंगे। अच्छा ठीक है, दूसरी बात, अच्छा फिनोटाइप लक्षण क्या है? फिनोटाइप लक्षण क्या है? देखो जब मेंडल का अनुपात पढ़ा है हमने तो उसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप पढ़ा हमने, ठीक है, मतलब कि जीन प्रारूप पढ़ा है। क्या पढ़ा है? जीन प्रारूप पढ़ा है, ठीक है, जीन प्रारूप, जीनोटाइप को बोलते हैं जीन प्रारूप, ठीक है,
और फिनोटाइप को बोलते हैं लक्षण प्रारूप। क्या बोलते हैं? लक्षण प्रारूप। लेकिन एक चीज समझेंगे, जीनोटाइप का पूरा यहां से सीधा मतलब समझेंगे। जीनोटाइप का मतलब है जो जीन के अंदर लक्षण आ रहे हैं। किसके अंदर आ रहे हैं? जीन के अंदर। अगर हमारे माता पिता के लक्षण मतलब हमारे माता पिता से जो लक्षण है वो अगर हमारे अंदर आए हैं, ठीक है, और वो जीन में छिपे हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीनोटाइप लक्षण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीनोटाइप लक्षण। कैसे लक्षण? तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था भाई, तुमने कहते सुना होगा ये तो इसके पापा की तरह सीधा है, ये इसके मम्मी की तरह टेढ़ी है, ये क्या है, ऐसे है ऐसे है। तो ये अंदर के गुण है, ये शरीर के आंतरिक गुण हैं, इनको हम देख नहीं सकते। लेकिन फिनोटाइप में क्या होगा? एक ऐसे लक्षण जिनको हम देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? फिनोटाइप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। ठीक है, तो देखो, तो जीनोटाइप के उदाहरण आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी जीन, बालों के रंग के लिए उत्तरदायी जीन, लंबाई के लिए उत्तरदायी जीन, आनुवंशिक बीमारियों के लिए उत्तरदायी जीन। ठीक है, तो ये सारे जीन हैं जो हमारे अंदर होते हैं, हमारे माता पिता से मिलते हैं। जीनोटाइप बदलाव निम्न तरीकों से किया जा सकता है। अच्छा, तो अब देखो, कुछ मान लो हमें जीन में परिवर्तन करना है, हमें जीन में क्या करना है? बदलाव करना है। क्या करना है? जीन में बदलाव। ठीक है, तो जीन या गुणसूत्रों में परिवर्तन करके, जीनों का पुनः संयोजन करके या जीनों का संकरण करके। ठीक है, तो जीनोटाइप बदलाव निम्न तरीकों से किया जाता है। 3 तरीके हैं हमारे पास, या तो हम गुणसूत्रों में परिवर्तन कर दे, या जीनों का पुनः संयोजन कर दे, या जीनों का क्या कर दे? संकरण कर दे। फिनोटाइप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फिनोटाइप की। दृश्य एवं व्यक्त लक्षण। दृश्य का मतलब जो दिखाई देते हैं, व्यक्त का मतलब जो हमें खुली आंखों से दिखाई देते हैं मेरे भाई। दृश्य एवं व्यक्त लक्षण। 1 मिनट भाई, ब्लर हो रहा है थोड़ा सा, देखो। दृश्य एवं व्यक्त लक्षण जो किसी जीव में दिखाई देता है, जो जीनोटाइप पर निर्भर करता है, फिनोटाइप लक्षण कहलाता है। निर्भर किस पर करेगा? जीनोटाइप पर। लेकिन ये क्या होगा? खुली आंखों से दिखाई दे जाएगा, हमें इस तरीके से अपन सीधा सीधा देख सकते हैं। इसको बोलते हैं फिनोटाइप। क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। मतलब तुम्हारी जो शक्ल है वो तुम्हारे पापा से मैच कर सकती है। इसका मतलब ये किसके कारण हुआ है भाई? उनका जीन है, इसलिए तो तुम मतलब तुम्हारी शक्ल उनके तुम्हारे पापा से मैच हो रही है, या तुम्हारी माताश्री से मैच हो रही है। हाँ गुरुजी, ये बात तो सही है। अगर ये बात सही है तो ये किसके कारण हुआ है? जीन के कारण। लेकिन दिखाई कैसे दे रहा है? खुली आंखों से, कि ये तो उसकी शक्ल के जैसा लग रहा है, तो ये उसका लड़का है। ठीक है, तो ये किस में होगा मेरे भाई? किसके क्या कौन सा लक्षण कहलाएगा? फिनोटाइप लक्षण कहलाएगा। परंतु यह पर्यावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित हो सकता है। किसके कारण? पर्यावरण के जो कारक है उनके द्वारा क्या हो सकता है? प्रभावित हो सकता है। यह जीन के सूचनाओं का व्यक्त रूप है। इसका पता साधारण अवलोकन द्वारा लगाया जा सकता है, जैसे आंखों का रंग, बालों का रंग, लंबाई, कुछ जीनोटाइप, कुछ बीमारियां, ठीक है, कुछ बीमारियां, कुछ निश्चित व्यवहार आदि। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। मेंडल का प्रयोग एवं वंशानुगत नियमों के प्रतिपादन में योगदान। कि तो मेंडल ने जो प्रयोग किए, इनमें किस तरीके से इसने क्या क्या बदलाव किए, क्या क्या चीजें इन्होंने लाए हैं। तो मेंडल ने वंशानुगति के कुछ नियमों को प्रस्तुत किया। उन्हें आनुवंशिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। वंशानुगति के नियम किसने प्रतिपादित किए? तो मेंडल ने किए। इसका जनक किसको कहा जाता है आनुवंशिकी का? तो बोलेंगे किसको बोला जाता है? मेंडल के। ठीक है, किसको बोला जाता है? मेंडल को। उन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। किसको चुना? मटर के पौधे को चुना। आ जाओ, मटर क्यों चुना तो ध्यान से समझेंगे। मटर 1 वर्षीय पौधा है जिसका जीवन काल बहुत ही कम समय में समाप्त हो जाता है। मतलब कि 1 साल में ही ये उग भी जाता है, खत्म भी हो जाता है, फल भी दे देता है, फूल भी दे देता है, सारी चीजें दे देता है। ठीक है, दूसरी बात, एवं शीघ्र ही फल फूल दे देता है। मटर की विभिन्न प्रजातियां हैं, इसकी प्रजातियां भी क्या है? बहुत सारी हैं, जिनके लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। स्थूल का मतलब है खुली आंखों से दिखाई देते हैं, जैसे गोल या झुर्रीदार बीज वाला, लंबे या बोने पौधे वाला, सफेद या बैंगनी फूल वाला, पीले या हरे बीज वाला आदि। ये सारे क्या है? इसके लक्षण हैं। आओ बात करते हैं मेंडल द्वारा लिए गए मटर के कुल लक्षण। अच्छा, इसने कितने लक्षण लिए वो देखते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में कुल 7 विकल्पी लक्षणों को लिया था। यहां से ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछ लेता है कि इसने कितने विकल्पी लक्षणों को लिया, तो ध्यान रखेंगे 7 विकल्पी लक्षणों को लिया था, जो निम्न प्रकार थे। अच्छा, कौन कौन से थे? आ जाओ। बीज का आकार, बीज का रंग, पुष्प का रंग, फली का आकार, फली का रंग, पुष्प की स्थिति और पौधे की स्थिति। ये इसने 7 के लिए लक्षण लिए। जब इसने देखा कि प्रभावी कौन सा है और अप्रभावी कौन सा है, तो गोल वाला प्रभावी था। किसमें? बीज में। बीज कौन सा प्रभावी था? गोल। झुर्रीदार क्या था? अप्रभावी। बीज का रंग पीला वाला तो क्या था? प्रभावी। और हरा वाला क्या था? अप्रभावी। अच्छा, फूल का रंग बैंगनी और सफेद, बैंगनी और सफेद, बैंगनी और सफेद, तो प्रभावी कौन सा था? बैंगनी। अच्छा, फली का आकार कैसा था? एक तो थी फूली हुई और एक सुकड़ी हुई, है ना, तो फूली हुई क्या थी? प्रभावी थी। क्या थी? प्रभावी। फली का रंग कैसा था? हरा। और अप्रभावी कैसा था? पीला। ठीक है,
पुष्प की स्थिति कैसी थी, अक्षीय और अंत्य, अंत्य का मतलब निरक्षीय, ठीक है। आ जाओ, पौधे की स्थिति लंबा और बोना, तो उसने दो चीजों पे काम किया, कौन कौन से पे काम किया, एक तो पौधे की स्थिति लंबा और बोना, ये वाला प्रयोग किया उसने, किया कि नहीं किया, बताओ बताओ, किया कि नहीं किया, हाँ सर किया, ठीक है। और एक गोल और झुर्रीदार वाला जो बीज का आकार है उस पे काम किया, इसने दो लक्षणों को लिया था यहाँ पे, है ना। चलो आगे देखते हैं, मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन। तो मेंडल ने मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया। अच्छा, कौन कौन से गुण थे ये देखो। पहला है, मटर के पौधे में विपर्यासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, मतलब कि उसमें जो लक्षण थे वो कैसे दिखाई दे रहे थे, खुली आंखों से दिखाई दे रहे थे। इनका जीवन काल क्या होता है, छोटा होता है। दूसरा, इसमें सामान्यतः स्वपरागण होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से परपरागण भी कराया जा सकता है। यह एक पीढ़ी में अनेक बीज बनाता है। मेंडल के प्रयोग, मेंडल का एकल संकरण प्रयोग, इन्होंने एकल संकरण करवाया, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे, इस प्रयोग में मेंडल ने मटर के सिर्फ दो एकल लक्षण वाले पौधों को लिया, जिसमें एक पौधा लंबा तथा दूसरा पौधा बोना था। प्रथम पीढ़ी F1 में सभी पौधे पैतृक पौधों के समान लंबे थे। इसके समान थे, पैतृक पौधों के समान क्या थे, लंबे थे। इन्होंने आगे अपने प्रयोग में दोनों प्रकार के पैतृक पीढ़ी के पौधों एवं F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण द्वारा उगाया। तो किस तरीके से उगाया, स्वपरागण द्वारा। पैतृक पीढ़ी के पौधों से प्राप्त पैतृक पीढ़ी के पौधों से प्राप्त पौधे पूर्व की ही भांति सभी क्या थे, लंबे थे। परंतु F1 पीढ़ी से उत्पन्न पौधे, जो दूसरी पीढ़ी F2 थी, जिसमें सभी पौधे लंबे नहीं थे, बल्कि एक चौथाई पौधे क्या थे, बोने थे। मतलब मैंने तुम्हें यहां समझाया था कि देखो, यहां टी और टी ये पैतृक पौधे हैं, जनक पौधे हैं। इनका मतलब हमने गुणसूत्र देख लिया, इसमें कैपिटल टी वाला लक्षण और इसमें स्मॉल टी वाला लक्षण बोने पौधे का। तो अब हमने इनका जब संकरण करवाया तो हमने देखा यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो तुमने क्या देखा यहाँ पे, बताओ क्या देखा तुमने, यहाँ पे देखा क्या देखा, देखो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। पौधे जो अब देखो, ये बाद की बात है, पहले में इसने क्या हुआ, F1 पीढ़ी में क्या हुआ, इसको सभी पौधे कैसे दिखाई दिए, लंबे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बड़ा टी वाला क्या था, प्रभावी था, क्या था, प्रभावी। इसलिए पौधे कैसे दिखाई दिए, लंबे दिखाई दिए। कैसे दिखाई दिए, लंबे। आवाज क्लियर आ रही है ना मेरे भाई। चलो आगे देखते हैं। जब इसने क्या किया कि F1 पीढ़ी के पौधों को भी ले लिया। अब F1 पीढ़ी में चार पौधे थे हमारे पास, एक तो कैपिटल टी वाला और स्मॉल टी वाला, और ये भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब हमने कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इनका संकरण करवाया, तो संकरण का मैंने सीधा नियम बताया, तुम्हें क्या करना है, इनको गुणा करना है। इस कैपिटल टी का संकरण इससे करवाया तो कैपिटल टी टी मिला था, यहाँ पे इससे करवाया था तो स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था, यहाँ पे स्मॉल टी से करवाया था कैपिटल टी के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था, और इस टी के साथ करवाया था तो स्मॉल टी मिला था। और ये पीढ़ी कौन सी बनी थी, F2 पीढ़ी बनी थी मेरे भाई। कौन सी पीढ़ी बनी थी, F2 पीढ़ी बनी थी। कौन सी पीढ़ी बनी थी, बताओ, F2 पीढ़ी बनी थी। अच्छा, अब इसमें ये जो टी था, कैपिटल टी था, ये था शुद्ध बोना, शुद्ध लंबा, सॉरी कैसा था, शुद्ध लंबा। मतलब कि क्या था मेरे भाई, प्योर टाल था, टाल का मतलब लंबा, ठीक है। अब देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इनमें भी कौन सा लक्षण प्रभावी था, कौन सा लक्षण प्रभावी हो रहा है इसमें, कैपिटल टी वाला, मतलब लंबा। इसमें दोनों ही क्या है, छोटे छोटे हैं, मतलब यहाँ पे बोनेपन दिखाई दे रहा था। क्या दिखाई दे रहा था, शुद्ध बोना, ठीक है। ये कैसे थे, तो देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, ये भी लंबा था, ये भी लंबा था, ये भी लंबा था, और ये क्या था, बोना। मतलब कि चार में से एक पौधा बोना था। मतलब कि उसने क्या कहा था, इसने यही बात तो कही थी। परंतु F1 पीढ़ी से उत्पन्न पौधे, जो दूसरी पीढ़ी F2 थी, जिसमें सभी पौधे लंबे नहीं थे, बल्कि एक चौथाई पौधे बोने थे। एक चौथाई पौधे का मतलब है चार में से जो एक पौधा था वो कैसा था, बोना था। तीन कैसे थे, लंबे थे। अच्छा, आगे देखते हैं, ये ध्यान से समझ लेना मेरे भाई, ये 3:1 किसका है, ध्यान से समझेंगे। चलो आगे देखते हैं, मेंडल के प्रयोग का निष्कर्ष अभी देखेंगे, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। देखो, मेंडल के प्रयोग का निष्कर्ष। अब इसने प्रयोग में क्या क्या निष्कर्ष निकाला, तो पहला इसने निकाला कि दो लक्षणों में से केवल एक पैतृक जनकीय लक्षण ही दिखाई देता है, मतलब दो लक्षणों में से एक ही लक्षण दिखाई देगा, उन दोनों का मिश्रित प्रभाव दिखाई नहीं देता। F1 पौधों द्वारा लंबाई एवं बोनेपन दोनों ही लक्षणों की वंशानुगत हुई है, परंतु केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त हो पाया है। तीसरी बात है, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की दो प्रतिकृतियां, मतलब स्वरूपों का क्या होती है, वंशानुगति होती है। क्या होती है, दो प्रतिकृतियां, दो स्वरूपों की क्या होती है, वंशानुगति होती है। चौथी देखेंगे, दोनों एक समान या भिन्न हो सकते हैं, जो उनके जनकों पर निर्भर करता है, ठीक है। दोनों कैसे हो सकते हैं, या तो समान होंगे या कैसे होंगे, भिन्न होंगे, जो किस पर निर्भर करेंगे, उनके जनकों पर, उनके माता पिता पर निर्भर करेंगे, ठीक है। आ जाओ,
मेंडल के प्रयोग में लक्षणों का अनुपात। मेंडल के एकल संकरण द्वारा F2 संतति के उत्पन्न पौधों में जीनोटाइप एवं फेनोटाइप के आधार पर लक्षणों का अनुपात निम्न था। फिनोटाइप का मतलब लक्षण प्रारूप और जीनोटाइप का मतलब क्या है मेरे भाई, जीन प्रारूप। ठीक है, चलो मैं तुम्हें सीधा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जीनोटाइप और फिनोटाइप ही याद रखेंगे, जीन प्रारूप या फिर लक्षण प्रारूप याद ना रखें। क्यों ना रखें? क्योंकि आजकल जीनोटाइप और फिनोटाइप ही पूछता है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए जीनोटाइप और फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब फिजिकली जो तुम्हें शारीरिक रूप से दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई दे रहा है, वो है फिनोटाइप का लक्षण। और जीनोटाइप जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, अंदर की बातें हैं, वो सारी किसमें आएंगी, जीनोटाइप में। अच्छा, इस फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है? तो देखो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहां पे अगर फिनोटाइप की बात करूं, फिनोटाइप का मतलब तुम्हें दिखाई क्या दे रहा था? तुमने देखा था कि गुरुजी 3 लक्षण तो प्रभावी थे, 1 लक्षण 2 लक्षण और 3 लक्षण तो क्या थे, प्रभावी थे। तो 3 लक्षण थे प्रभावी, मतलब कौन से, लंबे के लिए, और छोटा कौन सा था, 1 था। तो इसका अनुपात हो गया 3:1, अर्थात 3 लंबे पौधे एवं 1 बोना पौधा। जीनोटाइप की बात करते हैं। जीनोटाइप में देखो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहां पे देखो शुद्ध लंबा कितना था, 1। अच्छा, इनमें कोई गुण मिक्स है क्या? तुम बोलोगे हाँ सर इसमें बड़ा और छोटे दोनों के गुण मिक्स है, इसमें भी बड़े और छोटे दोनों के गुण मिक्स है। तो 1:2:1। ठीक है, मतलब 1 तो लंबा, 2 मतलब क्या हो जाएंगे, अशुद्ध लंबे। ठीक है, और 1 क्या हो जाएगा, शुद्ध बोना। अर्थात आनुवांशिक रूप से एक शुद्ध लंबा पौधा टीटी, 2 अशुद्ध लंबे टीटी, ठीक है, तथा 1 शुद्ध बोना टीटी। कोई दिक्कत इसमें बताओ? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाओ। समयुग्मकी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? समयुग्मकी की। समयुग्मकी शब्द एक विशेष प्रकार के जीन के लिए किया जाता है मेरे भाई, जो दोनों समजात गुणसूत्रों में समान विकल्पी युग्मकों का क्या करता है, वहन करता है। जब जोड़े से युग्मक होंगे, उनका जो वहन करेगा उसको हम बोलेंगे समयुग्मकी। अब समयुग्मकी के प्रकार देखो, प्रभावी समयुग्मकी क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। जब दोनों युग्मक प्रभावी लक्षणों के हों, जब दोनों युग्मक किसके हों, प्रभावी लक्षणों के हों, तो इसे प्रभावी समयुग्मकी कहा जाता है। जैसे कैपिटल टी या कैपिटल एक्स। ठीक है, अच्छा, अप्रभावी समयुग्मकी क्या होगा? जब दोनों युग्मक अप्रभावी लक्षणों के हों, तो प्रभावी तो कैपिटल वाला था और अप्रभावी कौन सा था, स्मॉल वाले। तो जब दोनों युग्मक अप्रभावी लक्षणों के हों, तो इसे अप्रभावी समयुग्मकी कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्मॉल टी या स्मॉल एक्स। विषम युग्मकी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विषम युग्मकी की। जब किसी विकल्पी युग्मक में एक प्रभावी युग्मक का लक्षण तथा दूसरा अप्रभावी युग्मक का लक्षण हो, तो इसे विषम युग्मकी लक्षण कहा जाता है। जैसे कि कैपिटल टी कैपिटल एक्स या स्मॉल एक्स। देखो इसमें दोनों थे, कैपिटल टी वाला भी, इसमें दोनों कैसे थे, कैपिटल टी, और मतलब इनमें कोई मिक्स था, मतलब इनमें क्या था, कैपिटल एक्स। यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल एक्स। इन दोनों चीजों में देखने को क्या मिल रहा है, इन चीजों में देखने को हमें यह मिल रहा है कि इन दोनों में कोई वो नहीं था, ये समान थे। कैपिटल टी है तो कैपिटल टी होगा, कैपिटल एक्स है तो कैपिटल एक्स होगा। यहाँ पे अगर स्मॉल टी है तो स्मॉल टी है, स्मॉल एक्स है तो स्मॉल एक्स है। लेकिन विषम युग्मकी का मतलब क्या है कि विषम है, विषम का मतलब समान नहीं है, इसलिए एक तो कैपिटल टी है और एक क्या है मेरे भाई, स्मॉल टी कैपिटल एक्स या स्मॉल एक्स। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों में अंतर देखो, देखेंगे मेरे भाई। इसके युग्मक में या तो दोनों प्रभावी विकल्पी लक्षण होते हैं या दोनों अप्रभावी विकल्पी लक्षण होते हैं, मतलब या तो कैपिटल होगा या स्मॉल होगा, दोनों इस तरीके से मिक्स नहीं होंगे छोटे बड़े का। ठीक है, अच्छा, इसके युग्मक में प्रभावी एवं अप्रभावी दोनों लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण होते हैं। ठीक है ना, तो मतलब देखो कैपिटल टी प्रभावी वाला और स्मॉल टी अप्रभावी वाला। दूसरा देखेंगे, इसमें एक ही प्रकार के युग्मक होते हैं। क्या होते हैं? एक ही प्रकार के युग्मक होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं, दोनों प्रकार के युग्मक होते हैं, मतलब कैपिटल वाला भी और स्मॉल वाला भी। ठीक है, चलो आगे देखे मेरे भाई। चलो देखो, रिवीजन करा दिया हूं मैं भाई, है ना। देखो यहां पे था मेंडल का द्विसंकरण प्रयोग। मेंडल ने अपने अगले प्रयोग में गोल बीज वाले लंबे पौधों का झुर्रीदार बीज वाले बोने पौधों से संकरण करवाया। गोल बीज वालों का किससे करवाया? बोने पौधे, एक तो लंबे पौधे थे और बोने थे, गोल बीज वाले थे और झुर्रीदार बीज वाले थे। ठीक है, आ जाओ। F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे एवं गोल बीज वाले थे। F1 पीढ़ी के संतति के स्वनिषेचन में F2 पीढ़ी की संतति जो प्राप्त हुई, वे पौधे कुछ लंबे एवं गोल बीज वाले थे तथा कुछ पौधे कैसे थे भाई, झुर्रीदार एवं बोने थे, झुर्रीदार बीज वाले और बोने थे। अतः दो अलग अलग लक्षणों की स्वतंत्र रूप से वंशानुगति हुई है। सॉरी, क्या हुई है मेरे भाई? दो अलग अलग लक्षणों की स्वतंत्र रूप से वंशानुगति हुई है। यहां F1 पीढ़ी के दोनों पौधों का स्वनिषेचन कराया गया
जिसमें F2 पीढ़ी के दोनों पौधों का जीनोटाइप सूचनाएं इस प्रकार थी जो दोनों F1 पीढ़ी के पौधों के युग्मक से प्राप्त हुई। तो F2 पीढ़ी के पौधे, अच्छा F2 पीढ़ी के पौधे कैसे थे समझो, ध्यान से समझे। चलो देखेंगे। F2 पीढ़ी के पौधे, अब ध्यान से समझेंगे। देखो मेरे भाई, अब F2 पीढ़ी के पौधों में ये कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, मतलब कि एक बार तो बड़ा आर को लिया, बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई, ठीक है। यहाँ पे छोटा आर छोटा मतलब बड़ा वाई छोटा वाई, इस तरीके से जो ये चीजें यहाँ लिखी है वही इस तरीके से यहाँ लिख दी, ठीक है। और इसका इससे गुणा किया, इसका इससे गुणा, मतलब देखो इसका इससे गुणा किया, फिर इसका इससे किया, फिर इसका इससे किया, मतलब पहली चीज को पकड़ा और इन चारों से गुणा कर दिया तो ये वाली पंक्ति आ गई। इस वाले को इससे गुणा किया तो दूसरी पंक्ति आ गई। तीसरे वाले में तीसरे से सबको गुणा किया तो ये वाली पंक्ति आ गई। चौथे में इन चारों से किया तो चौथी। कोई दिक्कत इसमें बताओ। अब इसमें हमने क्या किया था, देखो ध्यान से समझेंगे। अब क्या है, देखो यहाँ पे एक चीज और ये समझ लेंगे कि आर का मतलब है राउंड, राउंड का मतलब गोल, ठीक है। और स्मॉल आर का मतलब हमने रखा है, मतलब ऐसे याद रख लेना कि भाई झुर्रीदार है स्मॉल छोटे आर का, ठीक है। कैपिटल वाई का मतलब क्या हो जाएगा पीला, और स्मॉल वाई का मतलब क्या हो जाएगा हरा। यहाँ पे मीनिंग को नहीं देखना कि येलो का मतलब हरा होता है, ये तो इसने माना था इसने, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। देखो F2 में फिनोटाइप, अब F2 में अगर तुम जीनोटाइप करोगे ना, जीनोटाइप करोगे, जीनोटाइप का तो मतलब मेरे भाई इसमें बहुत सारा लंबा वो बन जाएगा जो कि अपने है नहीं, ठीक है। फिनोटाइप का अनुपात पूछ लेता है, F2 में लक्षण प्रारूप पूछ लेता है कि द्विसंकरण में, मेंडल के द्विसंकरण में जो अपने पास क्या था लक्षण प्रारूप था, मतलब फिनोटाइप था, वो क्या था। तो देखो R तथा Y प्रभावी लक्षण है, जबकि R तथा स्मॉल y क्या है मेरे भाई अप्रभावी लक्षण है। क्या स्मॉल r और स्मॉल y क्या है अप्रभावी लक्षण है। गोल पीले बीज कितने थे इसमें 9, अपन ने गिना था काउंट किया था, बताओ। तो इसका अनुपात याद रखना है तुम्हें, ठीक है। 9:3:3:1, 9:3:3:1, 93:31 याद रख लेंगे अगर नहीं रख सकते, ठीक है। चलो अगर वो पूछ ले झुर्रेदार हरे बीज का अनुपात कितना था, तो टोटल कितने थे बताओ, कितने थे बताओ, 16 थे या नहीं थे। हाँ, तो झुर्रेदार हरे बीजों का अनुपात पूछ ले तो बताएंगे 1/16, मतलब 16 में से एक बीज क्या था हरा। अगर झुर्रेदार पीले बीज का अनुपात पूछ ले तो अपन बताएंगे भाई ये था 3/16। अगर गोल पीले वाले का गोल हरे बीज का पूछ ले तो 3/16, गोल पीले बीज का पूछ ले तो 9/16। कोई दिक्कत, क्योंकि टोटल 16 थे, जिसका बता रहा है उसको ऊपर लिख देंगे भाई ये वाली चीज के पूछ रहा है तो, ठीक है। चलो मेंडल के वंशानुक्रम के नियम, मेंडल के वंशानुक्रम के नियम आ जाओ। मेंडल ने वंशानुक्रम के 3 नियम प्रतिपादित किए मेरे भाई, 3 नियम दिए इसने। कौन कौन सा, प्रभुत्व का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। आ जाओ प्रभुत्व का नियम, जब दो विषम युग्म की जीव एक दूसरे से संकरण करते हैं, कैसे हैं विषम युग्म की, मतलब कि कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। आ जाओ संकरण करते हैं तो कुछ लक्षण प्रभावी लक्षण अगली पीढ़ी में दिखाई देते हैं तथा कुछ लक्षण अप्रभावी लक्षण जो होते हैं वो छिप जाते हैं, इसे ही हम प्रभाविता या प्रभुत्व का नियम कहते हैं, ठीक है। आ जाओ पृथक्करण का नियम, इस नियम के अनुसार किसी विशेष लक्षण के लिए जिम्मेदार कारक जो जीन है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और युग्मकों में चले जाते हैं ताकि प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही कारक हो, इसे ही हम क्या कहते हैं पृथक्करण का नियम कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं पृथक्करण का नियम कहते हैं। आ जाओ आगे स्वतंत्र अपव्ययन या वर्गीकरण का नियम, इस नियम के अनुसार विभिन्न लक्षणों के कारक, इस नियम के अनुसार विभिन्न लक्षणों के कारक या जो जीन है एक दूसरे से क्या होते हैं स्वतंत्र रूप से वर्गीकृत होते हैं। अब करते हैं लिंग निर्धारण की बात। लैंगिक जनन में अलग अलग स्पीसीज लिंग निर्धारण के लिए अलग अलग युक्ति अपनाती है, कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं जबकि कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण निषेचित अंडे मतलब जो युग्मक है उसके ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है कि संतति नर होगी या मादा, ठीक है। गूंगे जैसे प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, अतः इनमें लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं है, मतलब इनका लिंग बदल सकता है, ये नर भी हो सकते हैं और मादा भी हो सकते हैं, ये अपना लिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, आगे देखो, मानव में लिंग निर्धारण चेंज कैसे कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं, ऐसा नहीं किसी और से लेके, नहीं, खुद में ही परिवर्तन करके ये कर सकते हैं, लिंग बदल सकते हैं। मानव में लिंग निर्धारण, मनुष्य में लिंग निर्धारण आनुवांशिक आधार पर होता है, अर्थात जनक जीवों से वंशानुगत जो जीन ही है इस बात का निर्णय करते हैं कि संतति लड़का होगा या लड़की। अब हम बात करेंगे लिंग गुणसूत्र की, किसकी बात करेंगे, लिंग गुणसूत्र की। देखो मेरे भाई आधा घंटा हो चुका है और आधे घंटे में अपन ने जो पढ़ा था पहले उसका मैंने रिवीजन करवा दिया है, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लिंग गुणसूत्र। क्या लिखेंगे, लिंग गुणसूत्र। इस लिंग गुणसूत्र में लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे सभी, क्या लिखेंगे बताओ, इसमें लिखेंगे कि वह गुणसूत्र जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करते हैं, वह गुणसूत्र जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करते हैं, एक मिनट, लिखेंगे यहाँ पे वे गुणसूत्र लिखेंगे। चलो लिखेंगे एक बार, तो मेरे को काम आ गया था। लिखेंगे वह गुणसूत्र जो मनुष्य में, लिखेंगे वह गुणसूत्र जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करते हैं, वह गुणसूत्र ठीक है, लिखेंगे इसमें वह गुणसूत्र, वह गुणसूत्र दिख रहा है ना भाई सभी को, बताओ दिख रहा है सभी को। चलो लिखेंगे, लिखेंगे वह गुणसूत्र, वह गुणसूत्र जो मनुष्य में, देखो आज मैंने रिवीजन करवा दिया है, कल अपन रिवीजन नहीं करेंगे मेरे भाई ना, जो मनुष्य में, वह गुणसूत्र जो मनुष्य में लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण करता है, क्या कहलाता है, लिंग गुणसूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, सूत्र कहलाता है। क्या है, गुणसूत्र कहलाता है, ठीक है, कहलाएगा, लिंग गुणसूत्र कहलाता है। कहलाएगा मेरे भाई, लिंग गुणसूत्र कहलाता है, ठीक है। आगे लिखेंगे इसमें, आगे लिखेंगे भाई, आगे लिखेंगे इसमें, एक मिनट। चलो देखेंगे भाई,
देखेंगे इसमें वह गुणसूत्र जो मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है क्या कहलाता है? लिंग गुणसूत्र कहलाता है। अब लिखेंगे जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र लिखेंगे, मनुष्य में लिखेंगे, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। फिर भाई देखो कोई काम था ना थोड़ा सा, इसलिए कोई बात नहीं। मनुष्य में कितने जोड़ी होते हैं मेरे भाई? 23 जोड़ी, है ना। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते जोड़ी होते हैं, 23 गुणसूत्र, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं, लेकिन एक जोड़ी क्या करता है? लिंग के निर्माण के लिए, ठीक है। लिखेंगे जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या होते हैं, पहले यहां पे लिखेंगे 22 जोड़ी गुणसूत्र माता पिता के, पहले यहां लिखेंगे माता पिता के क्या होते हैं? प्रतिरूप होते हैं। माता पिता 22 जोड़ी गुणसूत्र माता पिता के पिता प्रतिरूप होते हैं। माता पिता के प्रतिरूप होते हैं और एक जोड़ी गुणसूत्र के प्रतिरूप और एक जोड़ी गुणसूत्र एक जोड़ी गुणसूत्र से लिंग गुणसूत्र कहते हैं। कहते क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। देखो कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी, ठीक है। और 22 जोड़ी गुणसूत्र माता पिता के प्रतिरूप होते हैं, ठीक है। लिखेंगे और एक जोड़ी गुणसूत्र जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, ये क्या करता है मेरे भाई? मनुष्य में या मानव में लिखेंगे किसका निर्धारण करता है? लिंग का निर्धारण कहते हैं। और एक जोड़ी गुणसूत्र जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो कि मानव में लिंग निर्धारण करता है। लिखेंगे जो कि मानव में लिंग निर्धारण करता है। मानव में लिंग निर्धारण करता है, धारण करता है। करता है, मानव में लिंग निर्धारण करता है, ठीक है। आगे लिखेंगे इसमें स्त्रियों में ये पूर्ण युग्म होते हैं। लिखेंगे स्त्रियों में ये पूर्ण युग्म होते हैं, अर्थात क्या होते हैं इनमें? समान। समान का मतलब कैपिटल एक्स होगा, जबकि मानव में क्या होता है? जब नर होता है उसमें क्या होता है? एक्स वाई। अर्थात लिखेंगे स्त्रियों में ये पूर्ण युग्म होते हैं, अर्थात एक जैसी जोड़ी होती है। अर्थात एक जैसी
क्या होती है, एक जैसी जोड़ी होती है। यहां तक लिखेंगे, बताओ इसमें कोई दिक्कत है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो वो बताएंगे। क्या क्या होती है, एक जैसी जोड़ी होती है। जोड़ी होती है मतलब कि कैसे होती है, जो कि क्या कहलाती है बताओ, जो एक्स एक्स कहलाती है। तो तरीके से देखेंगे, मैं लिख रहा हूं एक्स है इस तरीके से, जो एक्स एक्स कहलाती है, जो एक्स एक्स कहलाती है। और जबकि पुरुषों में क्या होता है, अलग अलग होती है, एक्स वाई कहलाती है, उसमें एक्स एक्स कहलाती है। जबकि लिखेंगे, जबकि नर में, जबकि जबकि नर में क्या होता है बताओ, जबकि है ना मेरे भाई। हाँ लिखेंगे, जबकि नर में, लिखेंगे जबकि नर में, जबकि नर में, नर में क्या लिखेंगे, जबकि नर में एक समान युग्म नहीं होता, जबकि नर में, देखो मेरे भाई थोड़ा सा सोचने में टाइम लगता है, ठीक है ना। हाँ मुझे ये सारी चीजें इतनी जल्दी तो याद है नहीं, थोड़ा थोड़ा सा देखना पड़ता है क्या लिखवाना पड़ेगा। जबकि नर में क्या होता है, जबकि नर में समान युग्म नहीं होता, समान युग्म नहीं होता। अच्छा क्या होता है, नहीं होता। क्या होता है, एक तो होता है एक्स और एक होता है वाई। अब ये एक्स वाई नहीं होता, होते तो एक्स एक्स ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक एक्स जो है वो छोटा बन जाता है। ऐसे देखो समझो, ये एक्स है मेरे भाई, ये एक्स है। अब देखो इसी में से अगर मैं इस चीज को हटा दूं, अगर मैं इसमें से इस चीज को हटा दूं, ये वाई बनेगा कि नहीं बनेगा, तुम बोलोगे हाँ सर वाई बन गया, बन गया वाई। बताओ वाई बना या नहीं बना, तुम बोलोगे हाँ सर ये वाई बन गया। तो एक तो गुणसूत्र था ये वाला, जिसमें से अपन ने अगर ये वाली चीज हटा दी, ये देखो ये यहां से अगर मैं इस चीज को हटा देता हूं ना, इस चीज को हटा देता हूं, तो ये बताओ क्या बन रहा है, ये y बन रहा है। तो इसी को नाम दिया x और y, मतलब कि इसने क्या कहा कि एक गुणसूत्र तो पूरा था, लेकिन दूसरा जो गुणसूत्र था ना मेरे भाई, जो दूसरा गुणसूत्र था, वो याद रखेंगे कि वो पूर्ण रूप से नहीं था। पूर्ण रूप से नहीं था मतलब कि वो आधा था, और उसी को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। होता तो देखो इसमें भी पूर्ण ही था, एक्स वाई मतलब एक्स एक्स, लेकिन यहां पे क्या हुआ, इस वाले गुणसूत्र में मतलब मानव में क्या होता है, एक गुणसूत्र छोटा होता है, इसलिए इसको क्या कर दिया, एक्स वाई, क्या कर दिया, एक्स वाई, ठीक है। जबकि नर में समान युग्म नहीं होता, ठीक है। अब लिखेंगे इसमें एक सामान्य आकार का एक्स होता है, लिखेंगे इसमें एक एक तो क्या होता है, सामान्य आकार का एक्स होता है, होता है, लिखेंगे इसमें एक सामान्य आकार का, में एक सामान्य आकार का, सामान्य आकार का क्या होता है, एक्स होता है, सामान्य आकार का एक्स होता है। तथा दूसरा क्या होता है, इससे थोड़ा छोटा होता है, लिखेंगे इसमें एक सामान्य आकार का एक्स होता है, सामान्य आकार का एक्स होता है, दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है, एक्स होता है, एवं दूसरा गुणसूत्र, दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है, दूसरा गुणसूत्र क्या होता है, छोटा होता है, छोटा होता है, से वाई गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, वाई गुणसूत्र कहते हैं, कहते हैं।
देखो तुम्हारे रिवीजन की क्लास मैं सोच रहा हूँ या तो पीडीएफ की वजह से पीडीएफ में लाऊं, या फिर पीपीटी में लाऊं, या फिर मैं लिख के ही पढ़ाऊं। ठीक है, कोशिश करेंगे अपन कि जल्दी से जल्दी अपनी चीजें कवर हो। ठीक है ना, चलो ठीक है। अगर वो पूछे कि ऐसा कौन सा युग्म होता है, या ऐसा कौन सा जीन होता है, ऐसा कौन सा गुणसूत्र होता है जो कि छोटा होता है और किसमें पाया जाता है, तो छोटा गुणसूत्र होता है वाई। ठीक है, कौन सा गुणसूत्र होता है वाई, किसमें पाया जाएगा, मतलब किसमें पाया जाएगा, नर में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा, नर में पाया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो इसमें देखो ध्यान से समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। क्या अभी और लिखना पड़ेगा अपन को, ठीक है ना, अभी दूसरे पेज में लिख लेंगे अभी। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र, जब मैंने गुणसूत्रों की बात की तो मैंने तुम्हें बताया था कि गुणसूत्र क्या होते हैं मेरे भाई, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो सूचनाओं को स्थानांतरित करते हैं गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, कोशिका होती है अपने पास, कोशिका में केंद्रक होता है और केंद्रक में क्या होते हैं, ये सारी चीजें पाई जाती हैं गुणसूत्र। वह गुणसूत्र जो मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है, क्या करता है, लिंग का निर्धारण, उसी को हम क्या बोलेंगे, लिंग गुणसूत्र बोलेंगे। अच्छा, मानव में कितने जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी। 22 जोड़ी तो क्या होते हैं, माता पिता के प्रतिरूप होते हैं, मतलब माता पिता के फोटोकॉपी होते हैं। और एक जोड़ी गुणसूत्र जिसे हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो कि मानव में क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है। स्त्रियों में ये युग्म क्या होता है, पूर्ण होता है, पूरा होता है, अर्थात एक जैसी जोड़ी होती है, जिसको हमने क्या बोला, एक्स एक्स। जबकि नर में क्या होता है, समान युग्म नहीं होता, इसमें एक सामान्य आकार का तो एक्स पाया जाएगा जैसा उसमें पाया जा रहा था मादा में, मतलब लेडीज में। ठीक है, महिला में तो कैसा पाया जाएगा, तो कैपिटल एक्स पाया जाएगा। एवं दूसरा गुणसूत्र क्या होता है, छोटा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाई गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है तो बताएंगे मेरे भाई, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब आगे लिखेंगे मेरे भाई, इसमें आगे क्या लिखेंगे देखो, पहले एक बार इसको भैया ना थोड़ा सा एक दिख रहा है सभी को, सभी को दिख रहा है ना मेरे भाई। चलो अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इसके आगे, क्या कि इनमें कैसे पता लगेगा, किस तरीके से क्रॉस होगा क्या नहीं होगा, तो लिखेंगे अब क्या लिखेंगे इसमें, मानवों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया होती कैसे है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं मेरे भाई, आज क्लास थोड़ी सी लंबी ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो देखो मेरे भाई क्लास नहीं हो रही थी इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रहा था, कोई बात नहीं। चलो अब लिखेंगे मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, हेडिंग डालेंगे सभी, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, लिखेंगे मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है सभी को, हाँ लिखेंगे यहाँ पे मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, निर्धारण की निर्धारण की क्या है, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, इसमें लिखेंगे मादा जनक में एक जोड़ी गुणसूत्र, लिखेंगे मादा जनक में, और कुछ कलर चेंज करूं क्या, चलो कलर से अलग कलर से, मादा जनक में मादा जनक में मादा जनक में मादा जनक कौन सा होता है, लिखिए एक्स है,
है। कौन सा होता है मेरे भाई? मादा जनक में एक जोड़ी गुणसूत्र एक्स एक्स होता है, ठीक है। ये मादा जनक में एक्स एक्स एक जोड़ी एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। मादा जनक में एक जोड़ी गुणसूत्र एक्स एक्स होता है। तो आगे पीछे कर लो मेरे भाई। एक्स 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 गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? एक जोड़ी एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। लिखेंगे एवं नर जनक में, लिखेंगे एवं नर जनक में, नर जनक क्या लिखेंगे? एवं नर जनक में क्या होते हैं मेरे भाई? कौन कौन से लक्षण होते हैं? एक्स वाई होते हैं। कौन से होते हैं? एक्स वाई। लिखेंगे एवं नर जनक में एक्स वाई गुणसूत्र हैं। एवं नर जनक में लिखेंगे एवं नर जनक में, नर जनक में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। अतः लड़का हो चाहे लड़की, तो क्या बोलेंगे कि अतः लड़का हो चाहे लड़की, लिखेंगे अतः सभी बच्चे, लिखेंगे अतः सभी बच्चे हैं, सभी बच्चे है, सभी बच्चे सभी बच्चे चाहे लड़के हो, चाहे लड़का हो या लड़की, चाहे लड़का हो, अतः सभी बच्चे चाहे है लड़का हो या लड़की, चाहे है लड़का हो या लड़की, है लड़का हो या लड़की, अपनी माता से कौन सा गुणसूत्र लेंगे भाई? एक्स लेंगे या वाई? तो तुम बोलोगे गुरुजी एक्स ही लेंगे, क्योंकि उसके पास तो दोनों ही एक्स एक्स गुणसूत्र है। देखो ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा समझते हैं। ये माता के पास था एक्स और एक्स, पिता के पास था एक्स और वाई, ठीक है। ये किसके पास था? ये मदर के पास था। और ये किसके पास था? फादर के पास, ठीक है। मदर, MOTHER, मदर, ठीक है। और ये किसके पास है? फादर के पास। किसके पास है मेरे भाई? फादर के पास, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं माता से अगर तुम देखोगे तो माता के पास तो दो ही जीन है, एक तो एक्स और ये भी एक्स, तो ये क्या वाई दे पाएगी क्या? तुम बोलोगे नहीं सर ये वाई दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पास है ही नहीं। तो ये क्या लेगा? यहां से ओनली एक्स लेगा। क्या लेगा? एक्स। अब देखो ये जो फादर है इसके पास एक्स भी है और वाई भी है, एक्स भी है और वाई भी है। अगर ये यहां से एक्स ले लेता है, अगर एक्स गुणसूत्र ले लेता है तो हो जाएगा क्या? लड़की हो जाएगी। और अगर ये एक्स गुणसूत्र के साथ वाई गुणसूत्र ले लेगा तो ये बन जाएगा लड़का। क्या बन जाएगा? लड़का बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लड़का, ठीक है। तो इसने क्या कहा है? यही बात कही है कि मादा जनक में, मादा का मतलब जो लेडीज है, मतलब क्या है मेरे भाई? फीमेल है, उस जनक में एक जोड़ी एक्स एक्स गुणसूत्र होता है एवं नर जनक में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। अतः सभी बच्चे, चाहे वह लड़का हो या लड़की, चाहे वह लड़का हो या लड़की, ठीक है, अपनी माता से कौन सा गुणसूत्र लेगा? एक्स गुणसूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे भाई? चाहे वह लड़का हो या लड़की, क्या करते हैं मेरे भाई? अपनी माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? अतः सभी बच्चे, चाहे वह लड़का हो या लड़की, क्या करते हैं मेरे भाई? चाहे लड़का हो या लड़की, अपनी माता से, लिखेंगे अपनी माता से अपनी माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करता है। एक्स गुणसूत्र क्या करता है मेरे भाई? प्राप्त करता है।
एक्स गुणसूत्र क्या करता है मेरे भाई, एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। एक्स गुणसूत्र क्या करते हैं मेरे भाई, प्राप्त करते हैं। अब देखो लिखेंगे इसमें, और आगे इसमें लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। अतः लिखेंगे, अतः लड़का होगा या लड़की, इसमें माता की कोई भूमिका नहीं होती। लिखेंगे अतः, अतः लड़का होगा या, अतः लड़का होगा या लड़की इसमें माता की इसमें माता की कोई भूमिका नहीं होती, कोई भूमिका का नहीं होती। क्या नहीं होती, कोई भूमिका नहीं होती, ठीक है। क्योंकि ये माता से, लिखेंगे क्योंकि, क्यों नहीं होती, क्योंकि क्योंकि ये माता से क्या करते हैं मेरे, क्योंकि क्योंकि ये माता से क्या करते हैं, समान गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, समान गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, करते हैं माता, समान गुण प्राप्त, माता से समान गुणसूत्र क्या करते हैं मेरे भाई, प्राप्त करते हैं, ठीक है। आ जाओ आगे इसमें लिखेंगे, और लिंग का निर्धारण, लिखेंगे लिंग का निर्धारण कौन करेगा, लिखेंगे लिंग का निर्धारण का निर्धारण, लिंग का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है, का निर्धारण बात पर निर्भर करता है, बात पर निर्भर करेगा कि संतान को अपने पिता से युग्मक के रूप में कौन सा गुणसूत्र मिला है, ठीक है। लिखेंगे इसमें, लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये माता से समान गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, लिंग का निर्धारण, का निर्धारण, का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है, लिंग का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है, निर्भर करता है कि कौन सा, क्या बताओ, क्या कह रहा है ये, लिंग का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि क्या, बताओ क्या, कि संतान को अपने पिता से कौन सा गुणसूत्र, लिखेंगे कि संतान को अपने पिता से कौन सा गुणसूत्र युग्मक के रूप में प्राप्त हुआ है,
कौन सा गुणसूत्र युग्मक के रूप में लिखेंगे, कौन सा गुणसूत्र युग्मक के रूप में प्राप्त हुआ है। प्राप्त कौन सा गुणसूत्र है जो युग्मक के रूप में प्राप्त हुआ है मेरे भाई। चलो आगे लिखेंगे, इसी में प्राप्त होता है लिखेंगे, प्राप्त होता पर निर्भर करेगा। है आगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे यदि पिता से, यदि पिता से, क्या लिखेंगे, यदि पिता से x युग्मक के रूप में, यदि पिता से x, यदि पिता है उससे अगर x, x जो है कैपिटल x, पिता से x युग्मक वंशानुगत हुआ है, x युग्मक वंशानुगत हुआ है, x युग्मक क्या हुआ है, वंशानुगत। अगर x हुआ है तो क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लड़की। तो लिखेंगे x युग्मक के वंशानुगत हुआ है तो वह लड़की होगी, तो वह लड़की होगी तथा, तथा क्या लिखेंगे, तथा के आगे लिखेंगे इसमें तथा, तथा नहीं एवं, एवं यदि पिता से y गुण, y लिखेंगे एवं यदि पिता से, पिता से, पिता से, पिता से, पिता से y गुणसूत्र, y गुणसूत्र युग्मक के रूप में प्राप्त हुआ है, तो वह लड़का होगा, क्या होगा, क्या होगा मेरे भाई, लड़का होगा। ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को, चलो समझा दूंगा अभी एक बार, पहले देखो एक बार ये, तो यहां तक कोई दिक्कत है क्या, पहले तो ये बता, देखो अब इसका थोड़ा सा वो डायग्राम भी बना लेते हैं, आरेख भी बना लेते हैं, क्या कहता है, दिख रहा है सभी को, सभी को दिख रहा है ना मेरे भाई। चलो अब हम यहाँ पे कुछ चीजें बना रहा हूं मैं, उनको ध्यान से समझेंगे मेरे ना। चलो यहाँ पे बना रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं क्या, नर और मादा। तो नर में कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं, एक्स और वाई, और मादा में एक्स एक्स। लिखेंगे नर एवं मादा, नर, नर लिखेंगे दा, दा, दा। नर में क्या होता है मेरे भाई, नर में क्या होता है बताओ, नर में होता है सर एक्स और वाई, है, और मादा में होता है एक्स और एक्स। ये दोनों क्या हैं, ये है नर युग्मक, है नर युग्मक, और ये क्या हो जाएगा, मादा युग्मक, मतलब लैंगिक गुणसूत्र है, क्या हो जाएगा, लैंगिक गुण।
लैंगिक गुणसूत्र। क्या है ये? लैंगिक गुणसूत्र है। ये एक्स वाई और एक्स एक्स क्या है मेरे भाई? लैंगिक गुणसूत्र। ठीक है, अब देखो देखो इनको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इसको एक्स, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एक्स, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एक्स, है, इधर लिख रहा हूं मैं वाई, है मेरे भाई। इधर क्या लिख रहा हूं? इधर लिख रहा हूं मैं एक्स, इधर भी लिख रहा हूं मैं क्या लिख रहा हूं? एक्स। दिक्कत इनमें कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, समझ में आ रहा है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। कैप ऐसे कर दिया, वैसे कर, हालांकि पता नहीं, अब सही है। चलो अब देखो, अब हम क्या करवाएंगे? इनका संकरण करवाएंगे। क्या करवाएंगे? संकरण। ठीक है, चलो अब संकरण करवाते हैं अपन इनका। अब इनका संकरण करवाएंगे तो देखो, इस x का संकरण मैं करवा रहा हूं मेरे भाई, किससे? इस x से, x से करवा रहा हूं, तो क्या मिल जाएगा? तुम बोलोगे गुरुजी x x मिल, दिक्कत नहीं सर। इस x का संकरण मैं वापस किससे करवा रहा हूं बताओ? इस x का संकरण जो करवा रहा हूं मैं इस वाले x से करवा रहा हूं, तो भी क्या मिलेगा मुझे? x x मिलेगा x x, हाँ गुरुजी x x मिले। दिक्कत है क्या बताओ? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इस y का संकरण, इस y का संकरण अगर मैं x से कराऊंगा तो ये क्या मिलेगा? x मिलेगा और y मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ गुरुजी x y मिलेगा। ऐसे ही मैं इस y का संकरण इस वाले x से कराऊंगा तो x और y मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बोलोगे हाँ सर x y ही मिलेगा। बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर मिलेगा। ठीक है, इसको नीचे x और ये, ठीक है, बताओ कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? बताओ कोई दिक्कत इसमें मेरे भाई? हमने यहाँ क्या किया? एक्स वाई था, इसका गुणसूत्र एक्स एक्स था, हमने चारों को अलग अलग लिख लिया, एक्स वाई एक्स एक्स। ठीक है, अब हमने इस x का इसके साथ संकरण करवाया, इस x के साथ, तो x और x गुणा होके क्या बन जाएंगे? x x बन जाएंगे। इसी तरीके से इस x को इस x से गुणा करवाया तो x x बन गया। इस y को इस y से, इस y को इस x से करवाया तो x y, और इस y को इस x से करवाया तो x y। कोई दिक्कत दोनों में? बताओ कोई दिक्कत है क्या? बताओ भाई मेरे भाई, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है भाई तो अब देखेंगे, देखो कोई दिक्कत नहीं है तो अब ध्यान से समझेंगे। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे भाई क्या, क्या बनेगा भाई इसमें? बताओ इसमें क्या बनेगा? इससे जो बनेगी संतान वो होगी मादा, क्या होगी? मादा संतति। मादा संतति क्या होगी? मादा संतति। और ये कैसी होगी? ये होगी नर संतति मेरे भाई, नर। में कोई दिक्कत है क्या? बताओ इस संकरण को समझने में कोई दिक्कत है क्या? बताएंगे यहां तक। अगर कोई दिक्कत है तो बताएंगे मेरे भाई कि हाँ सर इसमें दिक्कत है, हमको समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे क्या है, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है कि लिंग निर्धारण होता कैसे है, लिंग निर्धारण होता कैसे है। तो मादा जनक में, मादा जनक में मतलब जो मादा है, जो भी अपने मतलब जो भी लेडीज है, महिला है, ठीक है, जिससे जो मतलब बच्चे पैदा करेंगे, तो मादा जनक में एक जोड़ी एक्स एक्स गुणसूत्र होता है और नर में एक्स वाई गुणसूत्र होता है। अतः सभी बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अपनी माता से कौन सा गुणसूत्र लेगा? एक्स गुणसूत्र लेगा। अतः लड़का होगा या लड़की में माता की कोई भूमिका नहीं होती। जैसे पहले कहते थे ना, या तो इसी आई बढ़िया हमारा है, या ना तो बिल्कुल ही सत्यानाश कर रखे, एक छोरो कौन दे सका हमको, घर को वंश कौन दे सका है, घर को वारिस कौन दे सका है, या ना तो हमको यूं कर रखे हमको पोत तो कौन दे सका है। अरे भाई उस महिला की कोई गलती ही नहीं है, तुम समझने का प्रयास तो करो। बेचारी को पता नहीं इतने दिनों से, जब अगर देख रहे हैं अपन कि भाई जब ये मान लो मेंडल बेचारा नहीं होता तो लड़कियों की क्या हालत होती, औरतों की क्या हालत होती है, वो ताने सुन सुनकर पागल हो लेती, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आया है।
लेकिन अब इन्होंने ये समझाया कि इसमें माता की कोई भूमिका नहीं है मेरे भाई, जो भी सारी भूमिका है वो तुम्हारे लड़के की है, तुम्हारे मतलब किसकी है, मतलब यहां पे देखेंगे तो किसकी है मेरे भाई, पिता की है, माता की कोई भूमिका नहीं है। तो लड़का होगा या लड़की किस पर डिपेंड करेगा, वो इस पर डिपेंड करेगा, इस पर निर्भर करता है कि संतान को अपने पिता से कौन सा गुणसूत्र युग्मक के रूप में प्राप्त होता है। यदि पिता से एक्स युग्मक वंशानुगत हुआ है, मतलब एक्स मिला है, एक्स गुणसूत्र मिला है, तो वह लड़की होगी, क्योंकि महिला का तो एक्स है ही, और अगर ये भी एक्स मिल गया तो एक्स एक्स का मतलब क्या हो जाएगी, लड़की, मतलब कि मादा संतति हो जाएगी, ठीक है, तो वह लड़का होगा, मतलब सॉरी वह लड़की होगी। एवं यदि पिता से वाई गुणसूत्र युग्मक के रूप में प्राप्त हुआ है तो वह क्या होगा मेरे भाई, लड़का होगा। तो पता चल गया किस तरीके से वो होगा। अब देखो यहां पे दो एक्स एक्स बन रहे हैं, एक एक्स एक्स और एक दूसरा दो एक्स एक्स, इधर ही एक्स वाई के दो पेयर बन रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, 50% और 50%, मतलब कि 50% और 50%, है ना, मतलब 50% और 50%, मतलब 50% 50%, 50% चांस है कि लड़की हो और 50% चांस है लड़का हो, ठीक है। हम इसका पता नहीं लगा सकते, इसका पता नहीं लगा सकते। अल्ट्रासाउंड के द्वारा जो मतलब अपने मतलब होती थी, ठीक है, सोनोग्राफी वगैरह, उनमें क्या किया जाता था, उनमें बच्चों का लिंग परीक्षण किया जाता था, जिस पर सरकार ने क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि इससे लिंगानुपात में दिक्कत आ रही थी। किसमें दिक्कत आ रही थी, लिंगानुपात में। लिंगानुपात का मतलब लड़के और लड़कियों का जो रेशो है देश में, या फिर अपन पूरी बात करें ओवरऑल इंडिया की बात करें, देश की बात करें, या फिर मतलब पूरे संसार की बात करें, तो अब अपने भारत की बात करें तो पूरे भारत में क्या हो रहा था, लिंगानुपात का रेशो बिगड़ रहा था, लिंगानुपात बिगड़ रहा था मेरे भैया ना, लिंगानुपात बिगड़ रहा था। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि इन पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई चेक नहीं कराएगा बच्चा है या बच्ची है, लड़का है या लड़की है, क्योंकि लड़कियां जब होती थी तो मतलब जो समाज है, ठीक है, भारतीय जो समाज है मेरे भाई, इसमें क्या है, लड़कियों को बोझ माना जाता है, पौराणिक मतलब पौराणिक बातों से। अब बहुत ज्यादा चेंज आ चुका है, अब इतनी मतलब अब ऐसा नहीं है, ठीक है, अब लड़कियां बढ़ भी रही हैं, और लड़कियां मेरे भाई अब लड़कों से आगे हैं। हमारी छोरियां का छोरों से कम है कि है ना है। तो देखो मेरे भाई, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, सरकार ने इन पे प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद में हम लिंग परीक्षण नहीं करवा सकते। अगर कोई लिंग परीक्षण करता पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होती है, उसको सजा हो जाती है। और जो इस बात की सूचना देता है, इस बात की सूचना देता है, उसको 2 से 5 लाख रुपए तक का प्रावधान है, जहां तक है मुझे याद है 3 या 5 लाख के समथिंग प्रावधान है। और उसको सरकार गुप्त रखती है कि हमको ये सूचना किसने दी है। अगर आप किसी की सूचना दे देते हो कि ये लिंग परीक्षण करवा रहा है, क्यों, क्योंकि उनको गर्भ में मार दिया जाता है मेरे भाई बच्चियों को। तो ये क्या थी, गलत चीज, ठीक है। तो सरकार ने इन पर क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। हम ऐसे बता ही नहीं सकते कि लड़का होगा या लड़की, क्या लड़का होगा या लड़की, हम नहीं बता सकते। कोई दिक्कत इसमें बताओ, इसमें कोई चीज मतलब कोई चीज ऐसी जो समझ में नहीं आई हो। अब हम जो पढ़ेंगे मेरे भाई, कल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम उपार्जित लक्षण। क्या पढ़ेंगे, उपार्जित लक्षण। और एक होते हैं हमारे पास अनुवांशिक लक्षण। उपार्जित लक्षण जो हमने जन्म के बाद में अपने आप में परिवर्तन किए हैं, मतलब जैसे कान में छेद कर लिया या फिर नाक में छेद कर लिया, ये वाले उपार्जित। उपार्जित का मतलब जो हमने अर्जित किए हैं, हमने बनाए हैं, जो लक्षण जो हमने डाले हैं, ठीक है। जैसे बकरी हो गई है, बकरी की मतलब जैसे बकरी भाग रही है, बकरी तुम चराने के लिए जाते हो, बकरी चरा के लेने जाते हो, उन पे मेहंदी के छाप लिख देते हो, उस पे नाम लिख देते हैं, सन्नू की बकरी है, पता नहीं कौन कौन की बकरी है, मतलब पता नहीं क्या क्या उनके नाम लिख देते हैं, ये हमारी बकरी है, ये ऐसे वैसे। तो अब ऐसा थोड़ी है कि मतलब अगली पीढ़ी जो आएगी उसमें नाम ही लिखाएगा कि ये इसकी बकरी है, ऐसा नहीं होता मेरे भैया ना। तो ये होते हैं उपार्जित लक्षण, उपार्जित लक्षण जो हमने डाले हैं, ठीक है, चलो, है ना। और अनुवांशिक लक्षण जो अपने माता पिता से आए हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफी मेरे भाई। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और हाँ मेरे भाई, इसको मतलब है ना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। सब्सक्राइब की मैं नहीं कहता, देखो जब तुम्हें अच्छा लग रहा है तो करो, नहीं करना तो मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि क्लासें क्या है आगे पीछे हो रही है। अभी ये क्लास ही शाम को डलेगी मेरे भैया ना, उसके लिए सॉरी मेरे भाई, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये तुम्हारा फ्लाइंग किस, चलो।